पढ़ लिए थे और आज इसको हम लोग खत्म करेंगे। होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन कल इसीलिए बताए थे कि होमोलोगस सीरीज अच्छे से समझ में आ सके। होमोलोगस सीरीज में कल हम बताए थे कि होमोलोगस, एक सेकेंड रुक जाओ, होमोलोगस सीरीज में कल बताए थे कि होमोलोगस मतलब दो पार्ट हुआ। होमो मतलब हो गया सेम और सिमिलर, और लोगस मतलब फैमिली। तो एक जैसे कल हम लोग कौन कौन से हाइड्रोकार्बन पढ़े थे? जोर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट क्या रही है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन हो गया और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी 3 फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं। कल कुछ होमवर्क भी दिए थे शायद तुम लोगों को। तो आप एल्केन का जैसे देखोगे कि हाँ, तो एल्केन का जैसे देखेंगे हम लोग कि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, पहला मेंबर है CH4 मीथेन, है ना। दूसरा मेंबर कौन सा है? बोलो। आवाज मिल रही है? सर आवाज नहीं आ रहा सर। सर फर्स्ट का आवाज आ रहा है। कट कट के तो उसका आ रहा था, साहिल का, उत्तम का। मेरा आवाज जा रहा है पूरा कि मेरा भी कट कट के जा रहा है? अब क्लियर आ रहा है सर, अब क्लियर आ रहा है। ओके, ठीक है। तो पहला मेंबर CH4 यानी मीथेन, दूसरा मेंबर C2H6 यानी इथेन, तीसरा मेंबर आपको C3H8 यानी प्रोपेन, चौथा मेंबर आपको C4H10 यानी कि ब्यूटेन। उसी तरह से अगर आप एल्कीन में फैमिली में देखेंगे, ALKENE एल्कीन में, तो पहला मेंबर आपका हो गया C2H4, दूसरा मेंबर C3H6, सॉरी यहाँ पे गया, दूसरा मेंबर हो गया C3H6, तीसरा मेंबर C4 कितना होगा जी? C4 है तो H कितना होगा एल्कीन में? एट, ठीक है। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। नेटवर्क का आज कुछ इशू है, आज जियो से नहीं चल रहा है, एयरटेल से चल रहा है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम सर हो जियो रहा का है। नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है आजकल। अरे वो कुछ बना रहा है, उसमें कहीं पे वर्क चल रहा है उसका, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो C4H8 हो गया। हाँ? नहीं सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। चलो आ रही है ना, जिसका नहीं आ रही है उसको यस वॉइस क्लियर है। प्रॉब्लम होगा। एल्काइन में भी देख लेते हैं, तो C2H2, दूसरा मेंबर C3H4, तीसरा मेंबर C4H6, उसी तरह से चौथा मेंबर C5H8। अब आप देखते हैं इसमें कि जितने मेंबर्स हैं उसमें आपको अगर कुछ पैटर्न देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलेगा, तो हर दो लगातार मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस है? CH2 का, CH2 का, है ना। जैसे C2H6 में से CH4 को हटाएंगे तो CH2 आएगा, C3H8 में से C2H6 को घटाएंगे तब भी CH2 आएगा, C4H10 में से C3H8 को घटाएंगे तब भी आपका CH2 ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी किसी भी दो को घटाएंगे, मतलब इस फैमिली में हो या इस फैमिली में हो या इस फैमिली में हो, अगर किसी में भी अगर दो कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो वो जो है CH2 का ही आएगा। और CH2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला से होता है सर।
हाँ केमिकल फॉर्मूला से। और CH2 का आएगा यानी कि बाई मास 14U का डिफरेंस होगा, क्योंकि कार्बन का 12 होता है। यहाँ पे अगर हम लोग मास देखें तो कार्बन का 12U होता है और हाइड्रोजन का 1U होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2U, यानी कि टोटल आपका 14U का बाई मास डिफरेंस होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे फैमिली या सीरीज जिसमें जो मेंबर्स हैं वो सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हो, और सेम फंक्शनल ग्रुप क्या है वो भी बताते हैं आगे, सेम स्ट्रक्चर हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो, और उनके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो। अगर इतना नहीं भी लिखेंगे तो सिंपली लिख सकते हैं द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have a difference of CH2 group in two consecutive members, any two consecutive members of that family is called homologous series of that organic, those organic compounds. ठीक है, किसी को कंफ्यूजन? नो सर। तो अब होमोलोगस सीरीज चूंकि अलग अलग सीरीज के अलग अलग होते हैं, तो एल्केन का एक सीरीज हो गया, एल्काइन का एक सीरीज हो गया, उसी तरह से आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का एक अलग अलग सीरीज हो गया। उस तरह से जब आप आगे और बढ़ोगे तो आपको उसमें क्या बोलते हैं, एल्कोहल है या हेलोजन हेलो एल्केन्स हैं, एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स हैं, ईस्टर्स हैं, सबकी अलग अलग फैमिली है और सबके दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। पहले यहाँ पे देखो इस स्क्रीन पे एल्केन और एल्कीन का सीरीज दिखाया गया है। ये एल्केन का सीरीज है, इनके फॉर्मूला हो गया, ये एल्कीन का सीरीज है और ये इनका फॉर्मूला हो गया। तो सबके बीच में दो लगातार जो मेंबर हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। यानी कि एल्केन का एक अलग होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन का एक अलग होमोलोगस सीरीज है, उसी तरह से एल्काइन का अलग होमो सीरीज होगा। कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो होमोलोगस सीरीज के बारे में है। पहला क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? पहला जो पॉइंट है, ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कल हम एल्केन एल्कीन और एल्काइन पढ़ाए थे, तो जनरल फॉर्मूला बताए थे सर कल जनरल फॉर्मूला बताए थे एल्केन एल्कीन और एल्काइन का। क्या बात है, आज कोई जवाब नहीं दे रहा है? क्या जी नींद आ रही है सबको? उत्तम, आलोक, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस सर, आ रही है। क्वेश्चन क्या पूछे हैं समझ में आया है? हम्म, हेलो, हम्म, क्या है जी, आज कैसे पढ़ाई होगा?
आवाज आ रही है? यस सर। तो क्वेश्चन हम पूछे हैं कि कल हम जनरल फॉर्मूला बताए थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। यस सर। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। CnH2n+2, वेरी गुड। उसी तरह से एल्कीन का अलग फॉर्मूला होता है, एल्काइन का अलग होता है। तो यही चीज आपको फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन जनरल फॉर्मूला, ना सेम जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन जैसे एक मेंबर हो गया, एक सीरीज हो गया, तो उसका एक फॉर्मूला हो गया, एल्कीन का अलग फॉर्मूला हो गया और एल्काइन का अलग हो गया। ईच मेंबर डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट बाय ए CH2 ग्रुप, यानी कि हर मेंबर के बाद जो नेक्स्ट मेंबर होगा उन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स जो हैं एक सीरीज के, जैसे एल्केन का ही अगर हम लोग बात करें तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो भी हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है। जैसे मीथेन आपका गैस है, इथेन भी गैस है, प्रोपेन, ब्यूटेन भी गैस है, लेकिन हायर एल्केन्स में जाएंगे तो वो लिक्विड्स भी हो सकते हैं, इवन सॉलिड्स भी हो सकते हैं। आपका जो वैक्स है, पैराफिन वैक्स है, वो भी एल्केन ही है लेकिन वो सॉलिड है। आपका जो केरोसिन, पेट्रोल है, वो भी एल्केन्स के ग्रुप में ही आते हैं लेकिन वो लिक्विड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर हो सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे और मास सबका डिफरेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग चेंज होंगे। जो जितने नीचे, जैसे केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करेंगे कि कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो जितना कम कार्बन एटम होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा और जितना ज्यादा कार्बन एटम होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। और इनके फॉर्मेशन, हाँ बोलो। कोई बोल रहा था? चलो नहीं बोल रहे थे तो हम बता देते हैं। इनका जो प्रिपरेशन का जो मेथड है या मैन्युफैक्चरिंग का जो मेथड है वो सबका लगभग सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो इनके सेम होते हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज के बारे में बात हो गया। अब है फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली नोमेनक्लेचर को हटा दिया गया है, तो फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये लेसन समाप्त हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? अच्छा, एल्केन पढ़ लिए तुम लोग? एल्केन में किसी को कोई कंफ्यूजन? आज पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, उधर से आवाज ही नहीं आ रही है। एल्केन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है जी? CnH2n+2। वेरी गुड। सर CnH2n। हाँ नहीं, CnH2n नहीं, CnH2n+2। तो CnH2n+2 ये एल्केन हो गया। अगर आप इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम घटा दें, ये -1H एटम, तब क्या बचेगा? तब क्या फॉर्मूला बच जाएगा? बोलो कोई सोच के। Cn2n+2। नहीं, दो तो पहले से था, CnH2n+1 बच जाएगा। CnH2n+2 था, एक हाइड्रोजन घटा दिए तो CnH2n+1 बच गया और कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो जब वैलेंसी खाली हो जाएगी तो वो कहलाएगा एल्काइल ग्रुप। वो फिर एल्केन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल देखो, ये CH4 है, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं ना। अब इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो क्या बच गया? CH3। तो एक वैलेंसी इसका खाली दिखाएंगे और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब हम क्या बताना चाह रहे हैं वो समझो। अब ये CH3 है यानी मिथाइल है, इसमें हम क्या किए, एक बार क्लोरीन जोड़ दिए,
एक बार क्या किए, इसी CH3 में OH जोड़ दिए, यानी कि दूसरा आइटम जोड़ दिए। तीसरे बार में CH3 तो सेम है, इसको COOH कर दिए। इसके बाद CH3CHO कर दिए, CH3CN कर दिए। इन सारे में क्या कॉमन है बताओ, वो कोई जितना फॉर्मूला हम लिखे सर यहाँ पे। हाँ बोलो बोलो। CH3 CH3 कॉमन है, वेरी गुड। ये CH3 कॉमन है, और बाकी का जो इधर वाला पार्ट है जो हम लोग देख रहे हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज करके बताते हैं। ये पार्ट आपका, इसमें Cl है, इसमें OH है, इसमें COOH है, इसमें CHO है, इसमें CN है। अब आपको बताते हैं कि इसमें अब अंतर क्या हुआ। ये जो पहला आपका मेंबर है जो CH3Cl है, इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। दूसरा जो मेंबर हो गया, ये हो गया आपका मिथाइल एल्कोहल। तीसरा जो हम लोग बनाए थे, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, या इसको एस्टिक एसिड भी बोलते हैं। चौथा जो मेंबर है, ये हो गया आपका इथेनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर हो गया ये, इसको ब्रैकेट में हम एल्डिहाइड लिख देते हैं। लास्ट वाला जो है, इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। साइनाइड। तो आप हम लोग क्या देखते हैं कि आपका जो ये शुरू वाला जो ग्रुप है CH3, वो तो सेम है। इन सब का ये जितने कंपाउंड का नाम लिखे, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, यानी टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ये। इनका कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। एक ही प्रॉपर्टी मैच करेगा, सब में आग लगाएंगे तो हीट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये चेंज किसके चलते आया, इस CH3 के चलते आया, या फिर जो अदर पार्ट है उसके चलते आया? सर अदर पार्ट्स के चलते। अदर पार्ट के चलते आया। तो पहले में आप देखते हो कि Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि एक सिंगल एटम है। दूसरे में OH जुड़ा हुआ है, जो ग्रुप ऑफ एटम है। तीसरे में COOH है, यानी 4 एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। चौथे में CHO है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। पांचवे में CN है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। तो इसी को, ये जो Cl हुआ, या आपका OH हुआ, या फिर CHO हुआ, COOH हुआ, ये सारे जो हैं, ये आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। इसी पे इनका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इसलिए इस ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होगा? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determine the properties of an organic compound is called functional group। इसे बोलते हैं, सुन लो और नोट भी कर लोगे लोग। The atom or group of atoms which determine the property of an organic compound is called functional group। आपके क्लास 10 में 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने थे, अभी एक भी नहीं पढ़ना है। अभी सारा, अभी इस साल के लिए एलिमिनेट कर दिया गया है। वो 5 कौन कौन से थे, एक बार बता देते हैं। पहला था हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब कि हेलोजन और एल्केन का कॉम्बिनेशन। तो हेलोजन को हम लोग डिनोट करते हैं X से। हेलोजन क्या होता है जी, कोई बताएगा? टेन के बच्चों से ज्यादा 10G के बच्चों से जरूरी जानना है, क्योंकि उन दोनों को क्लास 9 में बताए हैं। है पता किसी को हेलोजन? पीरियोडिक टेबल देखे हो लोग? यस सर। कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में, पीरियोडिक टेबल में? इसके बाद वही लेसन पढ़ना है। फटाफट बताओ कितने ग्रुप होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स?
क्या बात है, आज पढ़ने वाले सब बच्चे नहीं है क्या? सब खाली सुनने वाले हैं कि सब मोबाइल स्टार्ट कर करके सो गया है सब? सलोनी, अनुभव, लोग, इसका तो हारमोनिया बज रहा है। रीति सिंह Yes, है? sir. हाँ, तो क्या Yes, पूछे sir. हैं? Halogens. कितने ग्रुप होते Um, पीरियोडिक टेबल में, पहले ये बताओ। हाँ कितने? सर 18 सर 18। 18, गुड। तो 18 ग्रुप में से 17वां ग्रुप जो है, यानी कि आपको राइट साइड से जो सेकंड ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 इज द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप। ये ओमकार किस सेक्शन में है? OMKAR, ओमकार में सर। किसमें? एम में? यस सर। तो एम में तो हम लोग क्लास क्या कर रहे हैं? चलो छोड़ो उसको। तो पहला जो है हैलोजन, हेलो एल्केन का मतलब कि आपको हैलोजन और एल्केन का, हैलोजन आपके हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन, ये 5 मेंबर हैं हैलोजन। तो एक्स से डिनोट करते हैं, यानी एक्स की जगह पर वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू हो गया हैलोजन, और आर का मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो अभी बताए थे हम कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्काइल ग्रुप हो जाता है। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन्स पहला। दूसरा आपको पढ़ना था एल्कोहल, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है ROH। इसको अभी XR नहीं लिख करके हम लोग RX लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एल्कोहल हो गया, इसमें आपका R हो गया एल्काइल, और OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तीसरा जो मेंबर पढ़ना था वो था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला RCOOH। इसके बाद पढ़ना था एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला था RCHO। नेक्स्ट पढ़ना था आपका कीटोन। तो इसका कीटोन का जनरल फॉर्मूला है RCOR। यहाँ पे भी RCOR। और एक और पढ़ना था एक ईस्टर, तो इसका होता है RCOOR। तो ये आपको पढ़ना था, इनके नोमेनक्लेचर्स पढ़ने थे। नोमेनक्लेचर यानी कि नाम, जैसे अभी हम पिछले स्लाइड में बताए थे कि, या इसी स्लाइड में शायद बताए थे कि एल्केन्स में, एल्काइल में अगर CN जोड़ दिए तो साइनाइड हो गया, OH जोड़ दिए तो एल्कोहल हो गया। जैसे मिथाइल अल्कोहल नाम बोले तो मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया, और उसका एक नोमेनक्लेचर होता था IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो वो अलग एक नाम होता है। तो वो सब पढ़ना था, अभी वो सब हटा दिया गया है। इवन फंक्शनल ग्रुप भी हटा दिया गया है। हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिला तो ये सब के बारे में पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग क्लास जो लेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा दोनों लेसन का, ठीक है? Okay, sir. आंसर करोगे लोग, और जो प्रॉब्लम होगा नोट करके रखोगे। आज का सर। मीटिंग समाप्त। ओके सर। पूछना है किसी को कुछ? सर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन थोड़ा सा बता दीजिए। वर्सेटाइल नेचर मतलब कि कार्बन का बाकी एलिमेंट्स की तुलना में अलग नेचर क्यों है? अलग नेचर क्या है? ये बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है? तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला है कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब हो गया सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी।
हम लोग देखते हैं कि सल्फर के मैक्सिमम जो है कार्बन के अलावा अगर कार्बन को छोड़ दें तो सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 8 एटम मिलके एक मोलेक्यूल बनाते हैं। फास्फोरस पे जाएंगे तो 4 ही बनाता है, ऑक्सीजन का 3 ही बनाता है और बाकी सबके 2 से अधिक नहीं बनता है। लेकिन कार्बन के 200-400 एटम भी मिलके मोलेक्यूल बनाते हैं। तो दैट इज सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ कार्बन। ये हो गया कैटेनेशन। दूसरा है कि कार्बन जो है आइसोमेरिज्म शो करता है। एक ही फॉर्मूला से बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यानी फॉर्मूला एक ही रहेगा, C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें 2 कंपाउंड बन जाएगा, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। इससे भी कंपाउंड का नंबर बढ़ गया। तीसरा है स्मॉलर साइज एंड टेट्रावेलेंसी। साइज छोटा है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही सेल है, लेकिन वैलेंसी 4 है सबसे अधिक, इससे अधिक वैलेंसी नहीं होती है जनरल फॉर्म में। तो कम वैलेंसी ज्यादा वैलेंसी और छोटे साइज के कारण इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हुए भी इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स सबसे ज्यादा होते हैं। इसका अलावा एलोट्रोपी भी एक प्रॉपर्टी है। एलोट्रोपी यानी कि कल बताए थे कि जब कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है नेचुरली और सेम फिजिकल स्टेट में, तो उस फॉर्म्स को एलोट्रोप बोलते हैं और प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी बोलते हैं। तो कार्बन के एलोट्रोप डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, चारकोल, कार्बन ब्लैक, कोल, ये सारे ही उसके एलोट्रोप्स हैं, लेकिन मेनली 3 हम लोग को पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है कार्बन को बाकी सब एलिमेंट से अलग बनाती है और दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। किसी के साथ ये भेदभाव नहीं करता है, सारे एलिमेंट्स के साथ लगभग ये कंपाउंड बनाता है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सबके साथ जुड़ जाता है और सबके साथ कंपाउंड बनाता है। और कुछ? सर हाँ बोलो। बोलो उत्तम, क्या बोल रहे थे? क्यों इसको अमाउंट बोला जाता है? नहीं, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तुम चैटिंग हम इनेबल करते हैं, तुम लिख के भेजो। इनेबल कर दिए, टाइप करके भेजो जो भेजना है। सर एक सेकंड। उत्तम का व्हाई स्टडी ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले इसका आंसर कर लेने दो, उसके बाद दूसरे का। तो हिंदी में कार्बन के जो स्टडी है या जो कार्बन के कंपाउंड है उनको कार्बनिक यौगिक, यानी कंपाउंड को हिंदी में यौगिक बोलते हैं और इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये सब हम शुरू क्लास में बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, पूछा है तो। एक्चुअली शुरू में बर्जीलियस की ये थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग क्रिएचर से ही पाए जा सकते हैं, उन्हीं से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो ऑर्गन यानी लिविंग क्रिएचर, इसीलिए उसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके स्टडी का जो ब्रांच है, सेपरेट ब्रांच बनाया गया, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बाद में वूलर के थ्योरी के बाद ये धारणा खत्म हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। आज के दिन में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनते हैं, तो लेकिन नाम वही अब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कैरी हो रहा है। तो चूंकि ये लिविंग क्रिएचर से प्राप्त होते थे शुरू में, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके स्टडी के ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर फुलरेन को No, C60 sir. लिखें या फुलरेन ही लिखना है? फुलरेन देखो, अगर 60 कार्बन का है तो वो ये बकमिंस्टर फुलरेन लिखेंगे, और अगर 60 के अलावा कोई भी दूसरा है तो उसको सिर्फ फुलरेन लिखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है आकर्ष कुमार का, वाई कार्बन डजंट फॉर्म एनी आयन। तो क्वेश्चन वही है कि वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। आंसर सिर्फ दूसरा है, मतलब क्वेश्चन पूछने का ढंग दूसरा है।
कार्बन आयन क्यों नहीं बनाता है या कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है? उसका कारण है कि कार्बन की वैलेंसी है 4 तो अगर हीलियम की तरह होने जाएगा वो हर एटम जो है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, उसी कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। ये क्लास 9 में पढ़ाए होंगे हम, आयंस जब पढ़ा रहे थे। तो कार्बन के दोनों तरफ इनर्ट गैस है, एक तरफ हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और दूसरी तरफ नियोन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो कार्बन अगर हीलियम की तरह होना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर नियोन की तरह होना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना और लूज करना कोई आसान काम नहीं है। जो पहला इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होगा तो उससे भी ज्यादा एनर्जी का गेन या लॉस होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। तीसरा करेगा तो और ज्यादा होगा। इतना ज्यादा जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा 4 इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने में, तो उसमें चांसेस होगा मैक्सिमम कि एटम कोलैप्स हो जाए। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता ही नहीं है। दूसरा कारण समझो कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होगा और सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। तो कौन चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव या निगेटिव? अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया कार्बन तो पॉजिटिव। वेरी गुड। तो जब पॉजिटिव ज्यादा होगा तो पॉजिटिव का खींचने की ताकत भी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, जो आपका सेल है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपका जो एटम है वो धीरे धीरे श्रिंक होगा और अल्टीमेटली एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो सेल है कार्बन का वो न्यूक्लियस में फेल हो जाए, गिर जाए, उसमें फॉल कर जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर वैसा होगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब आपका प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तब क्या होगा, न्यूक्लियस ही सेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उस केस में न्यूक्लियस एक्सप्लोड कर सकता है, एटम उसमें भी कोलैप्स हो सकता है। इसलिए कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही गेन करता है, वो हमेशा शेयर करता है। और जब शेयरिंग होगी तो आयंस नहीं बनेंगे। क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? और किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो क्लियर करना हो तो बोलो, नहीं तो खत्म करें मीटिंग। हो गया? यस सर। ओके, तो आज के लिए सबको गुड नाइट।